हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ निशांत और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस की क्या किस किस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिस वजह से कुछ 3 या 4 फोर्सेस के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं। बेसिकली हम ज़्यादा जो ऑब्जर्व करते हैं वो होते हैं मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स होता है एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत तरह के फोर्सेस हम अपने नेचर में देखते हैं, बट उनमें से सबसे ज़्यादा हम इनको देख पाते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, किन तरह के ये फोर्सेस होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैकेनिकल फोर्स के बारे में कि मैकेनिकल फोर्स होता क्या है। सिंपल बात, मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो मोस्टली मशीन्स के अंदर लगते हैं, या ऐसी तरह के फोर्सेस जिनके अंदर हम फिज़िकल वर्क खुद से करते हैं, ह्यूमंस काम करते हैं। मैकेनिकल फोर्स लग सकता है, जैसे एक कार थी, वो सड़क पे खड़ी थी, उसमें एक इंसान आकर बैठ गया और उसने एक्सेलरेट किया, उसने इस कार को ऑन कर दिया, स्टार्ट करने के बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा इस कार को। अब ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, ये किस वजह से आया, कौन से फोर्स की वजह से आया? इसके इंजन की वजह से। इसके इंजन इनके टायरों को कुछ पावर दी होगी, उसकी वजह से वो गोल घूमे होंगे, उसकी वजह से आगे आए होंगे। तो इसमें जो काम हो रहा है वो किस काम का हो रहा है? वो मैकेनिकल फोर्स का हो रहा है, राइट। और या हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक पड़ा था, जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं वो मैकेनिकल फोर्सेस ही होते हैं लगभग। वो पॉइंट ए पे था, मैंने इसको धक्का मारा, मैंने इसको पुश किया, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी आ गया। तो ये किस तरह का फोर्स हो गया? ये भी एक तरह का मैकेनिकल फोर्स हो गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्स। हमने इनकी डेफिनेशन में नहीं जाना, हमने सिर्फ इनको समझना है, इनको अंडरस्टैंड करना, ताकि एग्जाम्पल्स को हम समझ पाएँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा फोर्स कौन सा है अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 वर्ड से बना है। मैं दिखाता हूँ, ये 2 वर्ड से बना है। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं हम देखते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है स्टैटिक। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक और स्टैटिक वर्ड से बना है। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, ये चार्ज की बात करें। स्टैटिक का मतलब वो रेस्ट पे है। समझ गए कि मतलब 2 चार्ज हैं। सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट ए पॉइंट बी पर इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया डी है। इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन देता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। हम इनके फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये अपर क्लासेस का फॉर्मूला में आएंगे। और इसके एग्जांपल और ले सकते हो केस, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच में, तो इसमें कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा? राइट, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। थर्ड, नेगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन अगेन। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना किन से? इलेक्ट्रिक और स्टैटिक से। इलेक्ट्रिक चार्ज और ये रेस्ट है। तीसरा फोर्स कौन सा था? मैग्नेटिक फोर्स।
तीसरा फोर्स कौन सा था? मैग्नेटिक फोर्स। अब तुम स्मार्ट हो। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब इसमें कुछ मैग्नेट्स का काम होगा। मैग्नेट्स का काम होगा, सपोज कि मेरे पास दो मैग्नेट्स थे, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट ले लूँ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिलता है ना, जो मैग्नीट्यूड मिलता है, वो कौन सा फोर्स देता है? मैग्नेटिक फोर्स देता है। समझ पाए? और ये फोर्स हम रियल लाइफ में बहुत जगहों पर देखते हैं, तो हम इसको स्टडी करते हैं। हायर क्लासेस में हम इनको और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इनको सिर्फ समझ लो, ठीक है। अब अगला फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लोअर क्लासेस में। न्यूक्लियर फोर्स होता क्या? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर कहाँ से आया? न्यूक्लियस से आया। और न्यूक्लियस और एटम के बीच में जो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस फोर्स कैसे लगता है? सपोज एक मेरे पास एटम है, ये क्या है? मैंने मान लिया एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या होंगे? शेल्स होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। यू नो द रूल कि 2 8 8 होता है, उसके बेसिस मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अब इसकी वजह से कुछ फोर्स होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, इस तरफ से, क्योंकि न्यूक्लियस तो स्टेबल स्टेट पे होता है, वो रेस्ट पे होता है, पर इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, वो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट सर्कुलर पाथ की वजह में के अंदर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, तो मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट होगी, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, यही मूवमेंट है ना इसकी, घूमेगा। और ये जो मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है? ये होती है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फोर्स की टाइप की, इसके अंदर और फोर्सेस भी होते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला फोर्स कौन सा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी तुम सब जानते हो कि वो होता क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? लेट्स स्टडी इट। ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी कैसे करते हैं? सपोज ये अर्थ है, अब इसका भी एक ऑर्बिट है, इसके ऑर्बिट में यहाँ पे क्या होगा? मून होगा, मून होगा। अब ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स लगभग सिमिलर ही होते हैं। अब अर्थ यहाँ पे स्टेबल है और यहाँ पे मून है, अर्थ इसको एज ए ग्रेविटेशनल पुल करेगी और मून इसको ग्रेविटेशनल पुल लेगा, क्योंकि इसकी भी ग्रेविटी होगी कुछ, इसकी भी कुछ जी डैश ग्रेविटी होगी। इन दोनों की ग्रेविटी की जो असर होगा एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है? ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है। हम सबको पता है मून सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसके ऑर्बिट में, इस तरह से मूव करेगा। इस तरह से मूव करने की वजह क्या होती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ओके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, आप जंप करते हो, जंप करने के बाद आप फिर से नीचे आ जाते हो, लाइक आपके पैर फिर से ज़मीन पर लग जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है। अब ग्रेविटी की वजह से क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स फिर आ जाता है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कैसे? हम वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, अर्थ के ऊपर हम वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से ही देखते हैं, ठीक है। और अगला फोर्स कौन सा आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो कि तुम्हारे पास तुमने कभी सर्दी होती है, लाइक विंटर्स में तुमने कभी हाथ को रब किया है? रबिंग ऑफ हैंड किया है? करते हो जब ठंड लगती है, तो उससे क्या होता है? वो अपने हाथ वार्म हो जाते हैं। ये वार्मनेस कौन दे रहा है?
ये कहाँ से आती है वार्मनेस? ये आती है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से। और फ्रिक्शन आती क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमको क्या मिलती है? वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अभी मैं अपने पेन से अब टैब के ऊपर राइट कर रहा हूँ, मैं क्यों राइट कर पा रहा हूँ? बिकॉज मेरा पेन और टैब के बीच में फ्रिक्शन है, इसी वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत प्रैक्टिकल, अगर लाइफ में फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सड़क थी, मैं यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा था। अब चलने की कोशिश कर रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। सपोज़ यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो मैं जब तक चलूँगा यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, तो मैं अगर पहला स्टेप रखूँगा, मैं पहले स्टेप रखने के बाद क्या होगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो इतनी ज़्यादा स्मूथ होगी सरफेस, मैं नीचे ही गिर जाऊँगा। समझो ना इस चीज़ को। फ्रिक्शन का मतलब ये है कि वो सरफेस इतना ज़्यादा स्मूथ होगा कि मैं अपना पैर जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा, एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट में इतनी स्मूथनेस है पैरों के कॉन्टैक्ट के अंदर कि नीचे गिर पाऊंगा। तो मैं यहाँ से यहाँ कभी जा ही नहीं पाऊंगा। तो मतलब वॉकिंग तो इम्पॉसिबल है विदाउट फ्रिक्शन। बात समझ रहे हो? ये एक इम्पॉसिबल बात हो जाती है। सिमिलरली हम कह सकते हैं राइटिंग भी इम्पॉसिबल हो जाएगी, और लाइफ के कितने ही जो हम काम करते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक अपने में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन के बिना हम कुछ कर नहीं पाते। तो सपोज अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट, तो उससे क्या होगा? जब मैं अपना पैर आगे रखूँगा, मैंने पैर आगे रखा तो ये सरफेस काइंड ऑफ रफ होगा, तो पैर रखूँगा आगे तो अब मेरा पैर यहाँ पे टिक पाएगा, और टिकने की वजह से क्या होगा? मैं अपना पैर रख पाऊँगा, फिर मैं अपना सेकंड स्टेप रख पाऊँगा, तो इस वजह से मैं वॉकिंग कर पाऊँगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ये होता है, और हम इस चीज़ को समझ पाए हैं तो ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी फोर्स की डेफिनेशन समझ नहीं आई तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको बता दूंगा। एंड आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और जो नोट्स होंगे मैं इसका ड्राइव लिंक नीचे डाल दूंगा यूट्यूब के लिंक में, आप वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।